1 से 2 मिनट और वेट कर ले, थोड़े बच्चे आ जाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को। आप लोग क्लास में रहा करो, क्योंकि आप लोगों के एसटी होते रहेंगे। तो जितने बच्चे क्लास में नहीं होंगे वो क्लास के अंदर ही, जैसे आज भी मैं आप लोगों को एक एसटी दूंगा, सरप्राइज टेस्ट। तो आप लोग क्लास के अंदर ही टाइम ड्यूरेशन भी उसका कंसीडर होगा, यानी कि क्लास के बाहर, यानी कि क्लास के टाइम के बाद आपका एसटी जो आप सबमिट करते हो वो कंसीडर नहीं होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इस बार थ्योरी का है। और थ्योरी का करने का मतलब है आप एक वही जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, A4 शीट में लोगे आप पेपर, उस पर आप सारा एसटी कंप्लीट करोगे। A4 शीट हो सकता है या फिर कॉपी का पेज भी हो सकता है, उस पर आप अपना एसटी कंप्लीट करोगे और उसको एज इट इज अपलोड करोगे। तो 2 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 2 पेज जाएंगे। और अगर, क्योंकि प्रोग्रामिंग होता है तो छोटा छोटा प्रोग्राम दिया है इसलिए 2 पेज जाएंगे, नहीं तो फिर थ्योरी तो आपका बहुत लिटिल बिट होता है तो आपका 2 पेज जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है। और प्रोग्रामों को अगर आता है तो ओके है। तो पहले हम पढ़ाएंगे हाफ एन आवर, उसके बाद आप उसको एसटी को कंप्लीट करोगे और 15 मिनट के अराउंड 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और 5 to 10 मिनट्स में आप अपलोड कर पाओगे। तो आप कोशिश यही करेंगे, इसीलिए मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ कि ज़्यादातर आपके एसटी ऑनलाइन हो रहे होंगे। तो अगर क्लासेस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनकी जो एसटी है वो कंडक्ट हो पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। और सारा एसटी जो अपलोड होगा वो भी हमारे गूगल क्लासरूम में ही अपलोड होगा और आपको सबमिट भी गूगल क्लासरूम में ही करना है, कहीं और पे नहीं करना। जैसे एज इट इज जैसे आप लोग करते चले आ रहे हो, काम अच्छा से कर रहे हो, वैसे ही अपलोड करोगे। ठीक है। लैब का भी ध्यान रखिएगा, वाइंड अप होने का टाइम आ रहा है, हम लोग की 4th यूनिट भी लगभग थोड़ी ही समय में वाइंड अप हो जाएगी, 5th स्टार्ट होगी और एंड सेम की प्रिपरेशन भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो रेडी रहिएगा थोड़ा सा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे कुछ इश्यूज आए, कुछ ना समझ में आए, रिवीजन चाहिए हो बता देना, करा देंगे। चलो फिर स्टार्ट भी करते हैं। Getting very chaos.
मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, थोड़ा ऐसा कर लें ताकि बच्चों को भी विजिबिलिटी में आ जाए कंटेंट और हमें बच्चे विजिबिलिटी में आ जाए। नॉर्मल थ्रेडिंग आज हम लोग पढ़ेंगे, और थ्रेडिंग में अजम्पशन है कि आप लोग थोड़ा बहुत थ्रेड के बारे में भी जानते होंगे। तो उसी से रिलेवेंट जावा में भी थ्रेड होता है, जैसे आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा थ्रेडिंग, वैसे ही हमारी जावा में भी थ्रेडिंग होती है। और थ्रेडिंग का काफ़ी लार्ज पार्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामों में बिना थ्रेडिंग के काम नहीं होता, अगर हमें एन नंबर ऑफ टास्क सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में चाहिए होते हैं तो हम देखेंगे जावा में थ्रेडिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला कंटेंट जो लिखा हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, और इसको हमने समझ लिया तो नीचे के सारे कंटेंट हमारे एग्जैक्टली हमें बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है। अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड। अगर सही सा भी डाउट है तो ये समझ लो, आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर जो स्पेसिफिक आपने, हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक आपने एक फंक्शन बनाया होगा, फंक्शन की जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगी, उसको एज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड की तरह से ट्रीट किया जाएगा, यानी कि चंक्स ऑफ कोड आप समझ सकते हो, छोटा सा पार्ट आपके प्रोग्राम का हम एज ए थ्रेड की तरह से ट्रीट किया जाएगा, है ना। अब थ्रेड के यहाँ से हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया, तो आगे इन्होंने क्या दिखाया है, अलाउ टू मल्टीपल एक्टिविटीज विद इन अ सिंगल प्रोसेस, यानी कि आप मल्टी थ्रेडिंग का भी काम कर सकते हो, और एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा थ्रेड भी हो सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा भी थ्रेड हो सकते हो, ढेर सारे आप थ्रेडिंग का यूज करते हुए अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसको लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि लाइट वेट प्रोसेस क्यों हो जाता है, पूरा प्रोग्राम की अपेक्षा अगर आप थ्रेड की बात करते हो तो स्पेसिफिक छोटा छोटा थ्रेड अपना पाथ फाइंड आउट करते हुए एक्सिक्यूट हो रहा होता है। वैसे थ्रेडिंग का अगर जब भी बात करते हैं तो हमारा नॉर्मल छोटे छोटे सिस्टम ना होके, क्योंकि थ्रेडिंग हमारा लार्ज प्रोसेस है, थोड़ा सा बड़े बड़े प्रोग्रामों में ज़्यादातर यूज होता है, बहुत स्मॉल प्रोग्राम में थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा प्रोसेसर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है, टाइम को हमें डिवाइड करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट वेटेड की तरह से ये ट्रीट किया जा रहा होता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हमारा जो मेन प्रोसेसर होता है एन नंबर सिस्टम से अटैच होता है, और वो जो भी पाथ रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करा के आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे इसलिए ऑलरेडी उन्होंने जो मैंने बोला था उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया। थ्रेड इज द सीरीज ऑफ एक्सिक्यूटेड स्टेटमेंट, ढेर सारे जो हमारे स्टेटमेंट रन कर रहे होते हैं उनका सीरीज होती है। अब सीरीज का मतलब और भी हम समझ लेंगे, और बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं क्यू की बात की जा रही है, थ्रेड अचानक अकेले ही नहीं है, ढेर सारे थ्रेड है, तो हमारा कहीं ना कहीं सीरीज जनरेट हो रही होगी। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर। उन्होंने क्या कह दिया, जितने भी थ्रेड्स होते हैं उनके अपने प्रोग्राम काउंटर होंगे, ताकि जब वो रन करें तो किस समय कितने टाइम के लिए वो रन हो रहा है और दोबारा से कब उनको रीस्टार्ट होना है, ये सारी चीजें मेंटेन की जा सकें। स्टैक एंड लोकल वेरिएबल्स, यानी कि वो अपना स्टैक भी रखते हैं, और उसके बाद उनके लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं, यानी कि अलग अलग सिस्टम के थ्रू वो पास हो रहे होंगे तो सब उनको अलग अलग ब्लॉक मेमोरी लोकेट हो रहा होगा, अलग अलग ब्लॉक लोकेट, जब उनका एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो वो एग्जीक्यूट करते हुए स्पेसिफिक पाथ के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा होता है। तो ये सारा हमारा थ्रेड के साथ वर्क कर रहा होता है। A thread is a nested sequence of method calls। बाय डिफॉल्ट जो हमने ऊपर कहा था वही इन्होंने नेस्टेड के फॉर्मेट में भी कर दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ढेर सारे हमारे कॉल्स होते हैं, और ये क्यू में रहता है। जब उसकी प्रोसेस होता है तो वो आगे बढ़ता है और पूरी लाइफ साइकिल मेंटेन करता है। लाइफ साइकिल में स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा, पॉज भी होगा, फिर से रिज्यूम होगा, एंड भी होगा, ये पूरी प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा होता है। इट्स शेयर्ड मेमोरी फाइल एंड प्री प्रोसेस स्टेट्स। उसमें क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी का यूज करता है। जैसे मैंने कहा सर्वर होता है, तो सर्वर में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जिसमें एन नंबर ऑफ लोग यूज कर रहे होते हैं उस सिस्टम्स को। तो थ्रेडिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं हमारे ढेर सारे एन नंबर ऑफ प्रोसेस से होके गुजर रहा हो, सॉरी सिस्टमों से होके गुजर रहा होता है, तो पाथ भी ट्रेस किया जाता है। तो उसमें
मेमोरी को कहीं ना कहीं शेयर्ड होती है, जिसको एन नंबर ऑफ सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, फाइल्स होती हैं और प्रोसेस प्रोसेस स्टेट्स उसकी मेंटेन रखनी पड़ती है उसके अंदर। सबसे ज़रूरी चीज़, हम थ्रेड का यूज ही क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा अभी जो मैंने बोला भी था वो भी यही चीज़ है, सारे बच्चे अगर एक साथ आ जाएं, एक टाइम पे आ जाएं, तो कम से कम हमें सुकून है। टू परफॉर्म असंक्रोनियस और बैकग्राउंड प्रोसेस, हमें क्या चाहिए होता है, एक के बाद एक साथ दो तीन काम कर रहे हैं तो हमारा उसमें तालमेल बैठा रहे, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कर चलती रहे, तो असंक्रोनियस आप वर्क कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ जैसे अगर आप देख ही रहे हो, तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, पीपीटी पे मैंने क्लिक कर दिया है तो हम आपको पीपीटी पढ़ा रहे हो, जैसे ही दूसरा बच्चा कोई इनरोल्ड होता है तो मैं इधर वाले पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये वाला हमारा बैक साइड में चला गया और ये वाला हमारा फ्रंट में आके एक्टिवेट हो गया है प्रोसेस। इसी तरह से अगर हम इसके टास्क मैनेजर पे चले जाएं, तो एन नंबर ऑफ ऐसे टास्क होंगे जो बैकग्राउंड में लगातार कंटिन्यू रन करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे इस पीपीटी और ये जो हमारा जीमेल का लिंक ये जो ओपन हुई है हमारा, ये क्या कहते हैं, गूगल मीट, इन सबको सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए एन नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे बैकग्राउंड में जो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन हमारा वर्क कंप्लीट करवाने में हेल्प कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू। ठीक है, इंक्रीज द रिस्पॉन्सिव। हाँ, एक चीज और है, ये चीज तो जीयूआई एप्लीकेशंस है, उनका जो एक्टिवेशन है, उनकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, वो जो बहुत वर्किंग में फास्ट हो जाता है। उसका फायदा क्या होता है, जैसे आप देख ही रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोग्राम पे रन करें, कभी इस पे क्लिक कर देते हैं, कभी इस पे कर देते हैं, फास्ट वर्किंग में आपको रिस्पॉन्सिव मिल रहा है। खाली क्लिक करते हैं तो हम दूसरे प्रोग्राम पहुंच जाते हैं, और दूसरी जगह क्लिक करते हैं तो हम दूसरे प्रोग्राम पे मूव कर जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है उसके हम एडवांटेजेस का यूज कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना मल्टी प्रोसेसर के आपका थ्रेडिंग कहीं ना कहीं 100% कंप्लीट होती ना दिखेगी, वो सिर्फ एक अगर स्टैंड अलोन सिस्टम की बात कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं उठा, क्योंकि स्टैंड अलोन सिस्टम पे आप बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग का यूज, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, दो चार एप्लीकेशन खोल लोगे उसमें प्रोसेस कर लोगे, उससे ज़्यादा करोगे तो हैंग होने लगेगा। तो इस तरह के सिस्टम में नहीं बनता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज यूटिलाइजेशन होता है हमारा मल्टी प्रोसेसर, यहाँ पे ढेर सारे प्रोसेसर हो और अलग अलग प्रोसेस को, अलग अलग टास्क को, अलग अलग थ्रेड को लगातार एक्सिक्यूट करते चले जा रहे हो। सिंप्लीफाई द प्रोग्राम्स लॉजिक व्हेन देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंटिटीज, वही चीज़ें, ढेर सारे थ्रेड्स होते हैं तो वो बहुत ईजिली उसको सिंप्लीफाई करके एक्सक्यूशन में परफॉर्म किया जा रहा होता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात कर लें तो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं अभी देखा था कि हम जो परफॉर्मेंस होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, proper coordination with required between thread accord accessing command, जो हमारी एक्सेसिंग कमांड होती है उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बेटर होता है, और कंसिस्टेंसी व्यूज ऑफ डेटा, आपका जो व्यू होता है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखो व्यू की बात की गई है, क्योंकि एडिट मोड में हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज और ध्यान देना पड़ता है। अगर हम थ्रेडिंग का यूज़ कर रहे हो और एडिट मोड में एक्टिवेट कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं लॉक का भी, आगे आप देखोगे अगर टाइम मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे, लॉकिंग का बहुत ज़्यादा फिर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हो सकता है इशूज़ ज़्यादा हो। व्यू के केस में भी आप सिंक्रोनाइजेशन वे में आप यूज़ कर सकते हो और व्यू में ज़्यादा इश्यूज नहीं होते हो, इसलिए हम डेटा को व्यू कर लेते हैं। रीयूज, अगर हम बात करते हैं कि हमारे थ्रेड्स की, तो हमने एक थ्रेड बना के रखा है, उसको जितनी एन नंबर ऑफ टाइम चाहिए तो आप रीयूज कर सकते हो, कहीं भी कोई इशूज नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो थ्रेड कहीं एक्सिक्यूट हो चुका है। और उसके बाद ओवर यूज ऑफ, ऑटोमेटिकली ये भी हजार्ड की जो बात की जा रही है इसकी भी आ जाता है। आप बहुत ज्यादा थ्रेड्स बना के, ओवर यूज ऑफ थ्रेड कैन बी हजार्ड टू द प्रोग्राम परफॉर्मेंस एंड इट्स मेंटेनेबिलिटी। बहुत ज्यादा अगर थ्रेड्स आप यूज करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इन्होंने कहा है कि इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक इशू की तरह से जनरेट होने लगेगा प्रॉब्लम्स। और वो प्रॉब्लम्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर आप देखो तो कॉन्स है, कॉन्स की तरह से ट्रीट किया गया है। और यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे ध्यान से, क्या ऊपर का लाइन,
हाँ, ये वाला भी यहाँ पे अगर सबसे बेटर प्रोज ना लिखना, ध्यान दे लेना, मैं इसलिए चेंज कर ले रहा हूँ। कौन सी बात की जा रही है और ये भी कौन सा, ये आपकी प्रोज ना होके कौन सा आ रहे हैं ट्रीट की जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर व्यू की बात करें जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, ये एज ए इशू भी आता है, और ये व्यू की अपेक्षा अगर हम राइट मोड में डेटा को ओपन करते हैं तो एज ए बहुत ज़्यादा इशूज हो जाता है, और एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा अगर आप थ्रेड्स यूज़ करोगे तो वो भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इशूज ट्रीट किया था। क्यों ट्रीट किया था इशूज, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर ढेरों थ्रेड ही भरे होंगे तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम वर्किंग में प्रोसेस बढ़िया नहीं कर पाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके थ्रेड जितनी रिक्वायरमेंट है उतने थ्रेड बनाएं, और ओवर बहुत ज़्यादा ना फिल करें थ्रेड्स को, फिर हम थ्रेड ही थ्रेड भरते चले जा रहे हैं जिनकी वजह से इशूज जनरेट होता चला जाए। अब इन्होंने क्या कह दिया है, अ थ्रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा इज द पाथ फॉलोड व्हेन एक्सिक्यूटिंग अ प्रोग्राम। जब हम एक प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं तो हमारा एक पाथ फॉलो कर, जो इतनी देर से मैं पाथ की बात कर रहा हूँ उसकी पाथ की बात यहाँ पे भी की जा रही है, तो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए मूव किया जा रहा होता है। हाँ, जितने भी जावा प्रोग्राम हो एटलीस्ट वन थ्रेड जरूर रखते हैं, एक ना एक थ्रेड उनके पास होता ही होता है, और उसको हम मेन थ्रेड की तरह से ट्रीट कराते हैं। अब मेन थ्रेड की तरह से जो ट्रीट कराते हैं विच इज क्रिएटेड बाय जेवीएम, यानी कि जो हमारा बनाता कौन है, उसको जेवीएम बनाता है एट द प्रोग्राम स्टार्ट। जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसमें जेवीएम क्या हेल्प करता है, हमारा मेन थ्रेड को एक्सिक्यूशन में हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, और वही पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा। तो एटलीस्ट हर कंडीशन पे हमारे पास एक थ्रेड रहेगा ही रहेगा जो पहले से बना बनाया होता है। अगर हम थ्रेड की क्रिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कंटेंट सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि हम अगर देखें तो यहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास। अगर आप क्लास की बात कर रहे हो तो फिर एक्सटेंडिंग करना पड़ेगा जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास, और थ्रेड क्लास के अंदर सारा कंटेंट अवेलेबिलिटी में रहता है। इम्प्लीमेंट यानी कि हमारे पास इंटरफेस भी अवेलेबल है, अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है, वर्किंग कराना है, नया वर्क करना है, तो फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस, जो इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करा रहा होता है। हाँ, एक चीज जो है, सारा कंटेंट वैसे तो अगर आप ये मैं प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा और रन कराऊंगा तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जावा डॉट लैंग को इंक्लूड कराओ, क्योंकि बहुत सारी बेसिक जो फंक्शनलिटी है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी कि छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे रन हो जाए। उसके बाद भी अगर आप थ्रेडिंग पे ज़्यादा वर्क कर रहे हो और फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हो, फंक्शन उसके ढेर सारे यूज़ कर रहे हो, तो आपको बेटर रहेगा कि जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक करके आप उस पैकेज को इंक्लूड करा लो जिसके अंदर ढेर सारे लैंग की क्लासेस अवेलेबल हैं और सपोर्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम्स के लिए। तो आप उसको बेटर रहेगा कि आप बाद में उसको इंक्लूड करा लो।